दो अंकों वाली संख्या का योग 9 है। दो अंकों वाली संख्या का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम दो अंकों वाली संख्या है, इसलिए संख्या पता करेंगे। दो अंकों वाली संख्या जो होती है वो 10 से लेकर 99 के बीच हो सकती है, क्योंकि 10 में 2 अंक है और 99 में 2 अंक है। इस प्रकार की संख्याएं किस टाइप की होती हैं, इसका एनालिसिस थोड़ा सा हमें करना होगा। 10 में 0 इकाई स्थान पर है और 1 दहाई स्थान पर, और 99 में भी 9 इकाई स्थान पर है और दूसरा 9 दहाई स्थान पर। यानी दो अंकों वाली संख्याएं इकाई और दहाई से मिलकर बनी होती हैं। इसलिए हम सबसे पहले पहला अंक इकाई और दूसरा अंक दहाई मान के संख्या बनाएंगे। यहां लिखेंगे हल माना इकाई का अंक बराबर x, दहाई का अंक बराबर y। हमने यहां मान लिया इकाई का अंक क्या है x और दहाई का अंक क्या है y, क्योंकि दो अंकों वाली संख्या इकाई और दहाई से मिलकर बनी होती हैं। इसलिए हमने क्या माना, पहले इकाई का अंक x और दहाई का अंक y। तो प्रश्न की पहली शर्त है दो अंकों वाली संख्या का योग 9 है। तो यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार दो अंकों वाली संख्या का योग। तो यहां लिखाएंगे इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक बराबर 9। यानी इकाई के अंक और दहाई के अंक को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, 9 प्राप्त होता है। तो इकाई का अंक कितना है x और दहाई का अंक कितना है y, तो दोनों का योगफल कितना होगा 9। इस प्रकार हमें पहला समीकरण प्राप्त हो जाता है। दूसरे समीकरण के लिए दूसरे कथन में चलेंगे। यानी दो अंकों वाली संख्या का योग 9 है। यहां तक तो मैंने सॉल्व कर लिया है। अगले कथन में चलेंगे, इस संख्या का 9 गुना। सबसे बड़ी बात है इस संख्या का, इससे बनने वाली संख्या क्या है इसको पता करते हैं। तो संख्या का सूत्र होता है, दो अंकों वाली संख्या का एक सूत्र होता है। वह सूत्र होता है 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। सूत्र होता है संख्या बराबर 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो यहां पर हमें 10, दहाई का अंक क्या है 22 गुणा 22 धन इकाई का अंक क्या है x। ये हो जाएगी संख्या हमारी 10y प्लस x। अब यहां पर इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। यानी संख्या तो हमें मिल गई है, अब हम संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या बनाते हैं। यहां लिखेंगे संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब इस संख्या की रूपरेखा क्या होगी, अंक पलटेंगे, यानी इकाई के स्थान पर दहाई हो जाएगा और दहाई के स्थान पर इकाई हो जाएगा। तो 10 गुणे
इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक। तो यहां पर 10 गुणा इकाई का अंक क्या है, x है, धन दहाई का अंक क्या है, y है। इस प्रकार पलटने पर, अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या हो जाएगी, 10x धन y। इस प्रकार हमें दो प्रकार की संख्याएं मिल जाएंगी। संख्या मिलेगी 10y प्लस x, और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या मिल जाएगी, 10x धन y। अब इसमें हम प्रश्न की शर्त लगाएंगे। प्रश्न की शर्त क्या है, संख्या का 9 गुना, यानी दूसरी शर्त से दूसरी शर्त है संख्या का 9 गुना, यानी संख्या गुणा 9। संख्या का 9 गुना मतलब संख्या गुणा 9। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, यहां लिखेंगे संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। प्रश्न में कथन है संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुणे, यानी संख्या के अंकों को पलटने के बाद उसके बाद 2 का गुणा करें तो संख्या के 9 गुणे के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर संख्या का 9 गुना यानी संख्या गुणा 9 बराबर 2 गुणते संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या या बनी संख्या। संख्या क्या है हमारी, संख्या है 10y प्लस x गुणा 9, कोष्टक में रख लेंगे उसको, 2 गुणा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या यानी कि 10x धन y। आगे बढ़ेंगे, 10 का 9 में गुणा करेंगे यानी कि इसका इसमें भी करेंगे और इसमें भी। 9 का 10 बाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 बाई, धन 9 का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x। 2 का 10x में करेंगे, 2 का y में करेंगे तो 10 दूनी 20x धन 2 बाई। हमें कथन मिला है 90 बाई प्लस 9x, 90 बाई प्लस 9x बराबर 20x धन 2 बाई। पक्षांतरण कर लेते हैं हम। 90 बाई प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2 बाई बराबर 0। यहां पर 90 में 2 निकलेगा कितना आएगा 88, और 20 में 9 निकलेगा तो कितना आएगा 11। 11 माइनस 11x धन 88 बाई बराबर 0। अब यहाँ पर हम पक्षांतरण कर लेते हैं। माइनस 11x बराबर 88 बाई, वो भी माइनस में, माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल, तो क्या आएगा x इक्वल टू 88 बटा 11 बाई 11 अठे 88, इस तरह कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू 8y यहाँ पर मिलेगा और ये होगा समीकरण नंबर 2। क्योंकि इस प्रश्न में विलोपन विधि से हल करना है इस प्रश्न को, इसलिए इस समीकरण को विलोपन के अनुरूप बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 8y बराबर 0, ये समीकरण 2 मान लेंगे। इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। विलोपन के लिए इसे मानेंगे, प्रतिस्थापन के लिए इसे मानेंगे। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9। दूसरा है समीकरण x माइनस 8y बराबर 0।
यहां पर x के गुणांक समान है इसलिए सीधे घटा देते हैं, लिखते हैं घटाने पर प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस, और यहाँ तो 0 ही है, एक्स एक्स कैंसिल हो गया और यहाँ आया 9y इक्वल टू 9, तो इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 9 अपॉन 9 हो जाएगा, 9 1 जा 9, तो यहाँ पर कैंसिल होकर मान प्राप्त होगा y इक्वल टू 1। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख दें, y का मान समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें। यहाँ पर हम y का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं, लिखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान जब हम समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 क्या है, x बराबर 8y, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 8 गुणते 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 एकम 8। तो अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी, अभीष्ट संख्या, संख्या का सूत्र था, संख्या बनी थी सीधे सीधे ऐसे लिख देते हैं 10y प्लस एक्स, तो 10y क्या है 1 और x क्या है 8, तो यहाँ हो जाएगा 10 एकम 10, 10 में 8 जुड़ा तो 18, तो अभीष्ट उत्तर हो जाएगा 18। इस प्रकार इसे आसानी से कर पाएंगे। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए? तो यहां पर हम कल्पना करेंगे कि मीना ने 50 रुपए के x नोट प्राप्त किए। माना मीना ने 50 रुपए के x नोट प्राप्त किए तथा 100 रुपए के y नोट प्राप्त किए। यहां पर हमने कल्पना कर लिया कि मीना ने, यहां प्रश्न में पूछा कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए, तो यहां पर हमने कल्पना कर लिया कि माना मीना ने 50 रुपए के x नोट प्राप्त किए तथा 100 रुपए के y नोट प्राप्त किए। तो यहां पर प्रश्न की पहली शर्त से, प्रश्न की पहली शर्त से, प्रश्न की पहली शर्त है, पहली शर्त है कि उसने कुल कितने नोट प्राप्त किया? 25 नोट प्राप्त किया। 100 और 50 के कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो यहां पर लिखेंगे 50 की नोट प्लस 100 की नोट बराबर कुल 25 नोट। तो यहां पर 50 की नोट और 25 की नोट, 50 की नोट और 100 की नोट कुल मिलाकर 25 नोट हुई। तो 50 की नोट कितना माना है हमने? x माना है। और 100 की नोट कितनी माना है हमने? y नोट। तो यहां पर लिख देंगे x प्लस y बराबर कितना? 25। ये समीकरण 1 हमारा बन जाएगा। दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त में यह होगा कि वो कितने रुपए निकालने गई है? 2000 रुपए निकालने गई है। 50 की नोट का वैल्यू कितना है यदि x नोट मिलेंगी? तो 50 की x नोट का रुपए में मान कितना होगा? रुपए में 50 गुणे x
यानी कि 50x मान होगा। यानी 50 रुपए की नोट, x नोट की वैल्यू कितनी होगी 50x, और 100 रुपए, यहां पर रुपए का चिन्ह डाल देते हैं कि y नोट का रुपए में मान, यानी रुपए में 100 नोट अगर 22 ठो है तो कितना वैल्यू हो जाएगा 100y हो जाएगा। तो 50x और 100y यानी 50 रुपए की का मान प्लस 100 रुपए का मान बराबर 2000 रुपए। क्योंकि 50 रुपए की नोट और 100 रुपए की नोट टोटल जितनी निकली है उन नोटों का जो वैल्यू है वो कितना होगा 2000 रुपए। तो 50 रुपए की नोट का मान क्या है 50x, और 100 रुपए की नोट का मान कितना है 100y बराबर कितना 2000। प्रत्येक में हम 50 कॉमन कर ले रहे हैं, तो 50 कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा x प्लस 2y बराबर 2000। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहां लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 2000/50। जब हम 50 यहां कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50 दूनी 100, 50 5 चौक 20, यानी कि यहां पर 400, 0 0 कट गया और 5 चौक 20, एक 0 था वहां पर ले लिया हमने। तो यहां पर 50 की अगर 40 नोट हो, 400 नहीं 50 की यदि 40 नोट हो तो 2000 रुपए आसानी से हो जाएगा। तो यहां पर x धन 2y बराबर 40 हो जाएगा। हमने मान प्राप्त किया x प्लस 2y बराबर, जैसे 5 चौक 20 करके मैंने काटा था तो कितना आया था 40। यहां पर प्राप्त हुआ है x प्लस 2y बराबर 40। ये समीकरण नंबर 2 हमें मिल गया। अब समीकरण 1 व 2 को यहां नोट करेंगे। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 हमारे पास क्या है x प्लस y बराबर 25, क्योंकि कुल 25 नोट थी। x प्लस 2y बराबर 40, क्योंकि कथन में विलोपन विधि से करना है इसलिए इसको x के गुणांक समान है तो लिखते हैं घटाने पर और सीधे घटा देते हैं। प्लस है तो यहां माइनस, यहां प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो माइनस। माइनस प्लस क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 2y में y निकलेगा तो कितना जाएगा -y, और ये -40 है और 25 दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 में 5 गया 5 और 3 में 2 गया 1, -15 मिलेगा। माइनस माइनस यहां कैंसिल करेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। अब हम क्या करेंगे y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। यहां लेते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो क्या होगा x प्लस 15 बराबर 25, x प्लस 15 बराबर 25 इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 25 माइनस क्या होगा 15। 15 का हम यहां से पक्षांतरण कर रहे हैं, प्लस 15 यहां -15 में बदल जा रहा है पक्षांतरण में, बराबर के उस पर जाने पर x बराबर कितना हो जाएगा 25 में 15 निकलेगा टोटल आएगा 10। अतः x नोटे किसकी थी 50 की, तो यहां पे लिखेंगे 50 की
नोटों की संख्या कितनी होगी? 10 और 100 के नोटों की संख्या बराबर 15 होगी। अब इसको चेक भी कर लेते हैं, क्या हमारा कथन सही है। 2000 रुपए होते हैं, यहां लिख ले प्रमाणीकरण। प्रमाणीकरण भी पता कर सकते हैं कि बात सही है या सत्य है या असत्य। तो 50 की कितनी नोटें हैं? 10, तो 50 गुणा 10 कितना हुआ? 500 रुपए। 100 की कितनी नोटें हैं? 15, कितना हो गया ये? 1500। कुल योगफल कितना होगा? 2000 रुपए। अतः हमारा कथन सत्य है। इस प्रकार हम आसानी से 50 की 10 नोटें यानी कि 500 और 100 की 15 नोटें यानी कि 1500, 1500 और प्लस 500 कितना हो गया? 2000। इस प्रकार हम प्रमाण भी प्रस्तुत कर सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है और आप आसानी से इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं इसे। 5वें प्रश्न को हम कर रहे हैं। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। यहाँ पर किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, यानी 3 दिनों के लिए इसका किराया फिक्स है। यानी कि सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखा, तो 7 दिनों में 3 अलग कर लेंगे, 4 और 3 हो जाएंगे, तो 3 दिनों का किराया फिक्स है और 4 दिनों का अलग अलग रूल से लगेगा। यहाँ पर मान लेते हैं 3 दिनों का फिक्स किराया x रुपए है और अन्य दिनों के लिए 22 रुपए है। तो यहाँ पर 3 दिनों के लिए किराया क्या हो जाएगा? x, और 7 दिन थे तो 3 माइनस कर देंगे तो 4 होगा, तो 4y, यानी कि x प्लस 4y बराबर कितने रुपए लगे सरिता को? 27 रुपए। और इसी प्रकार सुशी का अगर जांच करें तो 5 दिनों तक इसने रखा था, तो 5 दिनों में 3 दिन का फिक्स किराया है तो x रुपए हो गया। 5 में 3 निकाल दो तो कितना बचता है? 2, तो 2 मतलब अलग अलग दिनों के लिए 2y हो गया। तो यहाँ पर सुशी के लिए समीकरण बनेगा x प्लस 2y इक्वल टू 21। इस प्रकार हम समीकरण बनाकर इसे आसानी से कर पाएंगे। इसके लिए हम यहां पर मानेंगे, माना 3 दिन का नियत किराया बराबर x रुपए, प्रत्येक दिन का अलग किराया बराबर 22 रुपए, यानी हर दिन के लिए 22 रुपए अप्लाई होता है, लेकिन प्रत्येक 3 दिन के लिए नियत किराया x रुपए रहता है। पहले 3 दिनों तक x रुपए किराया लगेगा और उसके बाद शेष दिनों तक y रुपए लगेगा। तो यहां पर प्रश्नानुसार चलते हैं। सरिता है, सरिता क्या करती है? वह 7 दिनों तक एक पुस्तक लेकर रखती है और 7 दिनों में उसने 27 रुपए अदा किए। तो यहां पर सरिता के लिए देखेंगे
उसने 7 दिनों तक रखा पुस्तक को। कितने दिनों तक? 7 दिनों तक उसने रखा पुस्तक को। कितने दिनों तक रखा उसने? 7 दिनों तक। 7 में से 3 दिन का किराया नियत है, इसलिए 3 दिन का किराया नियत अलग कर लेते हैं। कितना? यानी 7 का मतलब होता है 3 धन 4, तो 3 दिन का नियत किराया x रुपए है, तो x रुपए लगा देते हैं, प्लस 4 दिन का 22 रुपए, प्रतिदिन 22 रुपए लगेगा, तो 4 दिन का क्या हुआ? 4 तो यहाँ x धन 4 बराबर कितना हो गया? 27 रुपए कुल लगे। तो ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब यहां पर सूसी के लिए देखते हैं। सूसी के लिए वह 5 दिनों का किराया कितने रुपए भरती है? 21 रुपए। तो यहां पर देखेंगे 5 दिनों तक वो पुस्तक रखती है। कितने दिनों तक? 5 दिनों तक। अगर इसका डेरिवेशन करें तो 3 + 2, 3 और 2 अलग अलग होगा, यानी कि 3 दिनों का किराया कितना लगेगा इसका? x रुपए। फिर शेष 2 दिन बचे, तो शेष 2 दिन का किराया कितना हो गया? 2y, क्योंकि 1 दिन का y तो 2 दिन का 2y बराबर कितने रुपए लग गए टोटल? 21 रुपए। यह समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 व 2 से यहां पर समीकरण 1 कितना है? x + 4y बराबर 27, और समीकरण 2 क्या है? x + 2y बराबर 21। अब इन दोनों समीकरणों को हम घटाते हैं, क्योंकि x का गुणांक जो है समान है, किसी चीज का गुणा करने की इसमें आवश्यकता नहीं है गुणांक समान होने की स्थिति में। यहाँ पर घटाने पर लिखते हैं, और जब चिन्ह समान रहते हैं समान गुणांकों को तो घटाने पर लिखते हैं, और जब चिन्ह अलग अलग रहते हैं तो जोड़ने पर लिखते हैं। जोड़ने की स्थिति में चिन्ह नहीं बदलते और घटाने की स्थिति में चिन्ह बदलते हैं। तो यहाँ पर हम चिन्ह बदल रहे हैं, माइनस, यहाँ प्लस है कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। x में x घटाएंगे तो 0 होगा, कैंसिल कर देते हैं। 4y में 2y निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2y बराबर, अब 27 में हम 21 निकालेंगे तो कितना होगा? 27 में 21 निकालेंगे तो 7 में 1 गया 6 और 2 में 2 गया 0, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6/2 इक्वल टू y इक्वल टू 2 3 6 तो 3, यानी प्रत्येक दिन का जो किराया लग रहा था वो 3 रुपए था, क्योंकि y का मान 3 यहां पर प्राप्त हो चुका है। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं हम, y का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या है? x + 4y, यहाँ लिखेंगे x + 4, और y के स्थान पर y का मान कितना? 3 रख देंगे, बराबर कितना? 27। अब हम आगे बढ़ेंगे। x धन 4 ब्रैकेट में 3y का मान है, बराबर कितना? 27। ये प्राप्त हो चुका है। आगे हम इसको बढ़ेंगे लेके, x धन 4 तिहाई 12 बराबर 27। अब इंप्लाइज दैट करेंगे, x बराबर 27 - 12 इंप्लाइज दैट x बराबर 27 में 12 घटाएंगे, 7 में 2 निकलेगा तो कितना होगा? 5 2 7, और ये 2 में 1 गया 1, तो यहां पर हो गया 27 में 12 निकालेंगे तो कितना हो गया? 15। यहां पर लिखेंगे नियत दिन का किराया। नियत 3 दिन का किराया कितने रुपए है? 15 रुपए। शेष प्रत्येक दिन का किराया बराबर 3 रुपए। अब इसका परीक्षण कर लें।
क्या हमने सही सॉल्व किया है? इसके लिए यहाँ पर चेक करें तो उसमें समीकरण 1 में मान रख दें। इसका समीकरण क्या है? x प्लस 4y बराबर 27 होता है। तो x के स्थान पर क्या आ जाएगा? नियत किराया 15 और y के स्थान पर क्या आ जाएगा? 4 गुणते 3। तो यहाँ हो जाएगा 15 धन 4 तिहाई 12, 15 में 12 जोड़ेंगे तो 5 2 7, 1 और 1 2। तो यहाँ पर 27 आ रहा है, इसलिए यह हमारा समीकरण भी सही है और हल भी सही है। तो हम इस तरह आसानी से नियत दिन का किराया और प्रत्येक दिन का किराया आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।